गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 8 किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में 16वीं से 17वीं शताब्दी तक मुगल शासकों ने शासन किया और 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई और मुगल शासन का अंत हुआ। बच्चों, 1526 में बाबर द्वारा जो मुगल वंश की नींव डाली गई थी, स्थापना की गई थी, उस मुगल साम्राज्य और कृषि समाज से आपसी तालमेल कैसा था, इसके विषय में इस अध्याय में हम लोग प्रकाश डालेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे बच्चों। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या जो थी वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। यानी मुगल साम्राज्य में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत ही न्यून थी बच्चों। अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? ग्रामों में निवास करती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में ही जीवन निर्वाह का प्रमुख आधार था। यानी कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या हुआ करता था? कृषि उत्पादन। यानी कि मुगलों की राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि था। यानी कि मुगलों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी और मुगल साम्राज्य अपनी आय का एक बड़ा भाग कृषि उत्पादन के द्वारा ही प्राप्त करता था। और कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत हैं, उसके द्वारा ही हमें मुगल शासक, मुगल साम्राज्य और कृषि समाज यानी ग्रामीण समुदाय के समाज के संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, 16वीं से 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक इतिहासकारों को तत्कालीन साहित्यिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मुगलकालीन जानकारी के प्रमुख स्रोत जो हैं वो हैं साहित्यिक स्रोत। जैसा कि हम पहले भी प्रकाश डाल चुके हैं कि इतिहास को जानने के प्रमुख दो स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में क्या आता है बच्चों? विभिन्न कालों में विभिन्न रचनाकारों द्वारा की गई रचनाएं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं, जो कि तत्कालीन समाज के समस्त पहलुओं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। और दूसरे स्रोत यानी पुरातात्विक स्रोत द्वारा भी समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है, जैसे कला,
राजा की आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति आदि। तो ये दो स्रोत हैं जो कि किसी भी साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो मुगल साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं बच्चों? ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत यानी कि मुगलकालीन रचनाएं, जो मुगल काल में विभिन्न रचनाकारों द्वारा विभिन्न रचनाएं की गई हैं, वही मुगल काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। और हम किस जानकारी को प्राप्त करना चाह रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के संबंध के विषय में। तो कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के संबंध के विषय में हमें जिन स्रोतों से जानकारी उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है बच्चों, उनमें सबसे प्रमुख है अबुल फजल की आईने अकबरी। अबुल फजल आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये अकबर के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही आईने अकबरी की रचना की थी। आईने अकबरी की रचना अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में की गई थी। तो बच्चों आइए अकबर का शासनकाल आपको बता देते हैं। अकबर जो मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था, पहला शासक बाबर, जिसने कि सल्तनत काल के लोदी वंश के अंतिम वंश लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। इस प्रकार बाबर मुगल वंश का पहला शासक हुआ। 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसने कि 1530 से 1540 तक शासन किया और 1540 में सूर्यवंश की नींव डालने वाला शेरशाह सूरी ने उसको कन्नौज के या बिलग्राम के युद्ध में पूर्ण रूप से 1540 में परास्त करके सूर्यवंश की नींव डाली और 15 वर्षों तक भारत में सूर्यवंश का शासन रहा। मुगल वंश का अंत हो गया था, साम्राज्य का शासन का अंत हो गया था, साम्राज्य का अंत नहीं हुआ था। तो बच्चों हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हुआ था, किंतु 15 वर्षों के पश्चात ही सूर्यवंश कमज़ोर हो गया, इसके शासक अयोग्य निकले और उसका लाभ उठा करके हुमायूं पुनः दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हो गया। 1555 ईस्वी में भारत में पुनः मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ और 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर, जो कि महान शासकों में गिना जाता है, मुगल वंश का शासक बना। यानी कि अकबर मुगल वंश का दूसरा शासक था और हुमायूं दूसरा और अकबर तीसरा शासक। तो अकबर के शासनकाल पर अबुल फजल की आईने अकबरी लिखी गई है, क्योंकि अबुल फजल जो था मुख्यतः अकबर के विषय में ही लिखा है, क्योंकि वह अकबर का दरबारी कवि था, कवि और लेखक था। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो उसके 42वें वर्ष में
शासनकाल के 42वें वर्ष में आईन अकबर की रचना अबुल फजल करता है और आईन अकबरी को ही अकबरनामा भी कहा जाता है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में आईन अकबरी की रचना की गई। तो आप जोड़ सकते हैं बच्चों। अभी हमने बताया कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को परास्त करके दिल्ली में पुनः सत्ता स्थापित की और उसी के दरबारी कवि अबुल फजल ने उसके शासनकाल के 42वें वर्ष यानी कि 1556 से 42 होगा 1598, तो 1598 ईस्वी में आईन अकबरी की रचना की। और आईन अकबरी अकबरनामा परियोजना का एक भाग है जिसमें शाही नियमों का सारांश लिखा गया है। आईन अकबरी में क्या लिखा गया बच्चों? शाही नियमों का सारांश लिखा गया है। और मुगलकालीन दरबार, मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन सेना का संगठन, मुगलकालीन राजस्व के स्रोत, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समस्त क्षेत्रों पर आईन अकबरी द्वारा प्रकाश पड़ता है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आईन अकबरी मुगल काल को जानने का, समझने का प्रमुख स्रोत है। अब हम आईन अकबरी के विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। आईन अकबरी के 5 खंड। तब आईन अकबरी क्या है? 5 खंडों में की गई रचना है। आईन अकबरी मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे मुगलकालीन भारत की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो आईन अकबरी से मुगल काल की क्या होती है? विस्तृत जानकारी मिलती है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। आईन अकबरी को 5 भागों में संकलित किया गया है। प्रत्येक भाग में मुगल काल से संबंधित रोचक विवरण दिए गए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। तो पहले खंड को क्या कहते हैं? मंजिल आबादी। क्या कहते हैं? पहला खंड किस नाम से जाना जाता है? मंजिल आबादी के नाम से जाना जाता है। इस भाग में शाही घर, परिवार और उनके रख रखाव से संबंधित विवरण दिए गए हैं। क्या दिया गया है बच्चों? शाही परिवार यानी कि सम्राट का परिवार, परिवार के रखरखाव आदि से संबंधित विवरण किसमें दिए गए हैं? मंजिल आबादी यानी आईन अकबरी के प्रथम खंड में वर्णित किया गया है कि किस प्रकार से शाही परिवार किस प्रकार का होता था, किस प्रकार के भवन होते थे, किस प्रकार उनका रखरखाव किया जाता था। इन सारी व्यवस्थाओं पर प्रकाश आईन अकबरी का कौन सा भाग डालता है? मंजिल आबादी पहला खंड। दूसरा खंड सिपह आबादी। सिपह आबादी द्वारा सैनिक एवं नागरिक प्रशासन किस पर प्रकाश पड़ता है? सैनिक एवं नागरिक प्रशासन और नौकरों के बारे में प्रकाश पड़ता है। तब किस प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, सैनिकों की नियुक्ति कौन करता था, उनका वेतन कहाँ से दिया जाता था, कौन कौन से लोग नौकरी पेशा लोग होते थे,
नौकरों से किस प्रकार से पेश आया जाता था, मनसबदारों के विषय में, विद्वानों के विषय में, कवियों के विषय में, कलाकारों के विषय में सिपह आबादी यानी दूसरे खंड द्वारा प्रकाश पड़ता है। और यह आईने अकबरी के 2 खंड हैं। कौन कौन से? पहला हो गया मंजिल आबादी, दूसरा सिपह आबादी। अब है तीसरा खंड। तीसरा खंड है बच्चों मुल्क आबादी। क्या कहते हैं? मुल्क आबादी। इस भाग के अंतर्गत साम्राज्य एवं प्रांतों के बीच वित्तीय संबंधों और राजस्व की दरों से संबंधित आंकड़ों का विवरण दिया गया है। किसके किसके? साम्राज्य और प्रांत। तो जैसा कि आप सभी ने मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन के अंतर्गत पढ़ा होगा कि मुगल प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सूबों में बांटा गया था। तो यहाँ पर तीसरे खंड में साम्राज्य और प्रांत के बीच जो वित्तीय संबंध और राजस्व की दर होती थी उसके आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। यानी कि किस प्रकार से यह दर तय होती थी, इसका क्या आंकड़ा होता था, और साथ ही 12 प्रांतों की सूचना भी मिलती है। साथ ही क्या है कि 12 प्रांतों के विषय में भी जानकारी दी गई है। किस खंड द्वारा? तीसरे खंड द्वारा। कौन सा? उसका नाम क्या था? मुल्क आबादी। तीसरे खंड को क्या कहते हैं? मुल्क आबादी के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथ के तीसरे खंड? आईने अकबरी के तीसरे खंड मुल्क आबादी के द्वारा साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय संबंधों और राजस्व की दरों के आंकड़ों का पता चलता है और साथ ही 12 प्रांतों की सूचना मिलती है। इसमें सांख्यिकी सूचनाएं विस्तार से दी गई हैं, जिसमें प्रांतों और उनकी सारी प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाइयों, कौन कौन सी इकाइयों? सरकार, परगना और महल की भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक गतिविधियों का रोचक विवरण मिलता है। इस भाग में उत्तरी भारत के कृषि समाज के बारे में भी वर्णन मिलता है। तब इस भाग द्वारा बच्चों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की इकाइयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह खंड अत्यंत विस्तृत खंड है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि वित्तीय संसाधनों की जानकारी का स्रोत है। अगला है चौथा और 5वां खंड। इसमें भारत के लोगों के धार्मिक विश्वास, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी इसी भाग में किया गया है। तो बच्चों चौथे और 5वें भाग में क्या है? चौथे और 5वें भाग में भारत के लोगों के धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की जानकारी के साथ साथ अकबर के उपदेशों का, शुभ वचनों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी में प्रशासनिक इकाई। आईने अकबरी मुगल काल की कितनी प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख करता है? मुगल काल में आईने अकबरी में सूबे या प्रांत से नीचे की प्रशासनिक इकाई सरकार के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि अभी हमने बताया कि साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, प्रांत सूबे में विभक्त थे और सूबे के नीचे की जो इकाई होती थी उसे सरकार या आधुनिक जिले की तरह होता था, तो जिला भी कह सकते हैं। तो विवरण 8 खंडों में दिया गया है। परगना या महल, दूसरा है किला, तीसरा है अराजी और ज़मीन ए पाईमूद, मतलब मापे गए इलाके।
जिन इलाकों की नाप की जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अराजी और ज़मीन पायमूद। और अगला है चौथा नकती। नकती मतलब नकद निर्धारित राजस्व। पांचवा है सयुरगाल। सयुरगाल का मतलब क्या होता था? दान में दिया गया राजस्व या अनुदान। अनुदान को क्या कहते थे? सयुरगाल। छठा है जमींदार। सातवां खाने। खान यानी जैसे लोहा, सोना, कोयला, कि जो जमीन के अंदर विभिन्न प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खान कहते हैं। जो खोद करके प्राकृतिक धातुओं को निकाला जाता है, जहाँ धातुएं पाई जाती हैं ज़मीन के अंदर, उन्हें खान कहते हैं। जमींदारों की जातियाँ और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही एवं हाथी सहित उनकी फौज की जानकारी दी गई है। तो ये 8 प्रकार की प्रशासनिक इकाई का उल्लेख आईने अकबरी द्वारा हमें प्राप्त होता है। आईने अकबरी के अनुसार सेना का संगठन। मुगल कालीन सेना के संगठन पर आईने अकबरी प्रकाश डालता है। आईने अकबरी के द्वारा हमें पता चलता है कि मुगल कालीन सेना का संगठन किस प्रकार का था। तो सेना की देखभाल के लिए दीवाने अर्ज, क्या होता था बच्चों? दीवाने अर्ज नामक विभाग होता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। और मीर बख्शी का कार्य क्या होता था? सेना की देखभाल करना। और मनसबदार नामक प्रशासनिक पद वाले, मीर बख्शी के नीचे क्या होता था? मनसबदार। अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। मनसबदार मतलब पद होता था। तो मनसबदार नामक प्रशासनिक पद वाले लोगों को एक सीमा तक सैनिक रखने होते थे। और मनसबदार खासतौर से शाही परिवार के ही लोग होते थे तथा आवश्यकता के अनुसार राज्य को सैन्य सहायता देनी पड़ती थी। तो ये जो होते थे इन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे और जन और घुड़सवार के अनुपात में ही इनका जो पद होता था वह निर्धारित होता था। इन्हें सैनिक रखने पड़ते थे और समय पड़ने पर सम्राट की सहायता करना होता था। तो सैनिकों की संख्या से पद का निर्धारण होता था। तो जो मनसबदार जितना सैनिक रखता था, यानी जितना सैनिक जिस मनसबदार के अंडर में नीचे रहकर कार्य करते थे, उसी के हिसाब से मनसबदार के पद का निर्धारण होता था। जैसे कि खाने खाना जो होता था उसके अंदर यानी उसके अंतर्गत काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो कितने सैनिक रहते थे बच्चों? 10,000। खाना जो है उसके अंदर उसके नीचे 10,000 सैनिक या सिपाही हो सकते थे। और जो अमीर होता था, अमीर के नीचे कितने? 2500। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2,500 सिपाही यानी 2500 यानी 2,500 सिपाही कार्य कर सकते थे। और मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी मनसबदारों की होती थी, दूसरी अहदी सैनिकों की होती थी और तीसरी दाखिल सैनिक की। तो 3 ये मुगल सेना कितने भागों में विभक्त थी, कितने श्रेणियों में विभक्त थी बच्चों? 3 श्रेणियों में विभक्त थी। पहली श्रेणी मनसबदारों की, दूसरी अहदी सैनिकों की और तीसरी दाखिली सैनिकों की हुआ करती थी। और आईने अकबरी की महत्ता क्या है? तो अबुल फजल से पूर्व इतिहासकारों के लिखित केंद्र बिंदु केवल राजनीतिक घटनाएं होती थी।
अभी तक जितने भी इतिहासकारों ने इतिहास लेखन किया था उनमें केवल राजनीतिक घटनाओं का ही उल्लेख होता था। किसके पहले तक? अबुल फजल से पूर्व तक। परंतु अबुल फजल ने क्या किया? समाज और अर्थव्यवस्था को सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में उल्लिखित किया है। पहली बार अबुल फजल ने क्या किया कि समाज और अर्थव्यवस्था को सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया और इसके अतिरिक्त आगामी इतिहासकारों ने नए इतिहास लेखन की परंपरा का आधार बनाया। किसको? तब उसके परवर्ती शासकों ने, परवर्ती लेखकों ने अबुल फजल की रचना शैली को आधार बनाया। तब उसकी आईने अकबरी क्या है? परवर्ती लेखकों का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पूर्व इतिहासकारों ने ज़्यादातर विद्वान राजनीतिक घटनाओं से संबंधित विवरण अपनी रचनाओं में देते थे। राज्य और उसके लोगों को उत्पादों का वितरण सीमित रूप से ही देखने को मिलता था। तब राज्य के उद्योग धंधों के विषय में विस्तृत जानकारी किसी भी रचनाकार द्वारा नहीं दी गई थी और इसके विपरीत अबुल फजल ने आईन अकबरी में राज्य व उसके नागरिकों के लिए उत्पादों के विस्तृत विवरण के साथ सांख्यिकी आंकड़े देकर एक नई परंपरा का विकास किया। इसके साथ ही आईने अकबरी में राज्य के लोग, उनके व्यापार व्यवसाय, साम्राज्य की अवस्था और उसके उच्च अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ समाहित हैं, जिससे इतिहासकारों को समकालीन इतिहास लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आईने अकबरी मुगल कालीन समाज के सभी पक्षों पर प्रकाश डालने में सक्षम है। सभी प्रकार की तत्कालीन पक्षों पर, मुगल काल के तत्कालीन पक्षों पर आईने अकबरी प्रकाश डालता है। तो इस प्रकार यह इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है, यानी कि आईने अकबरी को हम मुगलकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु इसकी कुछ त्रुटियां भी हैं, यानी कि कमियां। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि दरबारी कवियों में कुछ कमियां होती थी। वे अपने राजा के विषय में बढ़ा चढ़ा करके लिखते थे। यह सभी रचनाओं में परिलक्षित होता है, चाहे वो हिंदी के दरबारी कवि रहे हों या संस्कृत के दरबारी कवि रहे हों या किसी भी अन्य भाषा के दरबारी कवि रहे हों। सबकी रचनाओं में अतिशयोक्ति दिखाई पड़ती है और यह अतिशयोक्ति किसके विषय में होती है? अपने राजा के विषय में, यानी कि अपने राजा के विषय में ये बढ़ा चढ़ा के लिखा करते थे, उनकी गुणगान किया करते थे, क्योंकि ये दरबारी कवि होते थे तो इनका स्वभाव ही हो जाता था गुणगान करना। तो ये कमी आईने अकबरी में भी पाई जाती है। आइए हम देखते हैं कि क्या कमियां थी। आईने अकबरी की कुछ सीमाएं अर्थात कमियां भी हैं, जिस कारण से
इसकी प्रासंगिकता यानी महत्ता पर प्रश्न लग जाता है। क्या होता है बच्चों कि इसकी महत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या कमी है? पहला, राजस्व आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। आईन अकबरी की कमी क्या है कि यह राजस्व आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है, जो कि एक निश्चित क्षेत्र यानी आगरा तक सीमित है। साथ ही यह ऐसा क्षेत्र है जहां राजस्व दरों की आलोचना की गई है। अगला, जोड़ करने से संबंधित गलतियां पाई गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो ये जोड़ के दौरान छोटी चूक है या फिर सकल या नकल जो सकल आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसकी नकल करने में लोगों के द्वारा जिन्होंने नकल किया है उन सहयोगियों से भूल हो गई है। इस ग्रंथ में प्रांतों से संबंधित समान आंकड़े नहीं मिलते हैं। जैसे किसी सूबे के जमींदारों की जाति के संदर्भ में विस्तृत सूचनाएं दी गई हैं, तो वहीं बंगाल एवं उड़ीसा से संबंधित ऐसी सूचनाएं नहीं मिलती हैं। यानी कि सभी सूबों के विषय में एक समान जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ये सब आईन अकबरी की कमियां हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि दरबारी रचनाकारों में अपने शासकों को प्रसन्न रखने की प्रवृत्ति से लेखन किया जाता था। जो शासक को पसंद होता था उसी के अनुसार रचनाकार अपनी रचनाएं किया करते थे। तो इसलिए इनमें अतिशयोक्ति होना और कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक था, जो कि आईन अकबरी भी अछूती नहीं रही। ये त्रुटियां आईन अकबरी में भी दिखाई पड़ती हैं और इन समस्त त्रुटियों के बावजूद भी आईन अकबरी मुगल शासक अकबर के शासनकाल के समस्त पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है। यह निर्विवाद सत्य है। इस सत्य को हम नकार नहीं सकते हैं। और अगला टॉपिक हमारा है मुगलकालीन ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण समाज संबंधी तथ्यों के मुख्य स्रोत मुगल दरबार के देख रेख में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज ही हैं। तो मुगल समाज पर भी प्रकाश डालने के प्रमुख स्रोत क्या हैं बच्चों? ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज। इन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आईन अकबरी है। इस ग्रंथ में कृषि भूमि की जुताई से संबंधित सर्वेक्षण, करों की वसूली, राज्य और जमींदारों के बीच संबंध आदि से संबंधित वर्णन किया गया है। आईन अकबरी के अतिरिक्त और भी कई स्रोत थे जो समकालीन ग्रामीण समाज की जानकारी देते हैं। केवल आईन अकबरी ही नहीं है बच्चों, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि मुगलकालीन समाज पर प्रकाश डालते हैं। इनका विवरण निम्नवत है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से प्राप्त दस्तावेज क्या है? इसके अतिरिक्त आईन अकबरी के अतिरिक्त
17वीं और 18वीं शताब्दी में कहाँ से प्राप्त दस्तावेज? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से प्राप्त दस्तावेज इस काल के जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। किस जानकारी के? सरकार की आय। तब सरकार को राजस्व कहाँ से प्राप्त होता था, इस पर जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इस पर जानकारी कौन उपलब्ध कराता है? दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, यानी कि दस्तावेज मुगलकालीन राज्य की आय पर प्रकाश डालते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज जो पूर्वी भारत के कृषि संबंधों की उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में मुगल काल में ही पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए व्यापारियों के रूप में, और मुगल शासन की पतनावस्था में ये व्यापारी जो थे उनमें अंग्रेज सशक्त हो गए और भारत में व्यापार करने के साथ साथ ही ये औपनिवेशिक विस्तार में लग गए और अंततः इन्होंने मुगल शासन में फैली अव्यवस्था का लाभ उठा करके भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में सफलता भी हासिल कर ली। तो मुगल शासकों की खुशामद करके ही इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना, कंपनी की शाखा ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में इंग्लैंड में स्थापित हुई थी, उसकी शाखा की स्थापना भारत में की गई और यही कंपनी भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुई। तो इसके दस्तावेज जो पूर्वी भारत के कृषि संबंधों की उपयोगी जानकारी के स्रोत हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात और 1764 की इलाहाबाद की संधि के पश्चात अंग्रेज 3 प्रांतों के क्या हो गए थे? स्वामी हो गए थे, यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो इसलिए पूर्वी जो दस्तावेज हैं पूर्वी भारत से संबंधित वह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज जो पूर्वी भारत के कृषि संबंधों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये सभी स्रोत किसान, जमींदार और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कौन कौन से स्रोत? आईने अकबरी पहला हो गया, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। वह मुगल दरबार, शाही महल, उसकी रखरखाव, मुगल सेना, मुगल समाज और मुगल शासकों की आय के स्रोतों पर प्रकाश डालने का मुख्य स्रोत है। किंतु इसके अतिरिक्त विभिन्न दस्तावेज, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी शामिल हैं, मुगल शासक और समाज के संबंधों पर प्रकाश डालने के मुख्य स्रोत हैं। ये स्रोत किसान, जमींदार और राज्य के बीच के संबंधों पर भी प्रकाश डालते हैं कि उस समय किसानों और जमींदारों के बीच क्या संबंध था, किसानों की स्थिति कैसी थी, जमींदारों की स्थिति कैसी थी, और राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कितना प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता था, उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता था। इन सब जानकारी का स्रोत यही विभिन्न साहित्यिक स्रोत ही हैं।
जिनके द्वारा हमें मुगलकालीन साम्राज्य के विविध पक्षों को समझने में आसानी होती है। यानी कि मुगलकालीन समाज पर ये विविध स्रोत प्रकाश डालते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय के विषय में पढ़ेंगे।